क्वेश्चन नंबर 1। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए आजकल निम्नलिखित में से कौन सी विधि है, कौन सी प्रोसेस है जिसका यूज किया जाता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन और प्रोटीन की जो क्वांटिटी है, इसको डिसाइड करने के लिए केजल केजल डोल मेथड का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में सैंपल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके कार्बनिक नाइट्रोजन को अमोनिया सल्फेट में चेंज किया जाता है। इस तरह से फिर नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उसका पता किया जाता है। दैट इज किजोल्डल मेथड, या कहते हैं किजोल्डल विधि। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन रोजगार विहीन वृद्धि जॉबलेस ग्रोथ की सही परिभाषा है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है? यहाँ पे रोजगार विहीन का मतलब है बेरोजगारी। आप ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी वृद्धि का एक आर्थिक घटना है। बेरोजगारी वृद्धि एक क्या है? आर्थिक घटना मानी जाती है, जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, लेकिन इस वृद्धि से रोजगार या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अर्थव्यवस्था रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए विकास का अनुभव करती है। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। यह एक आर्थिक घटना है जिसमें कोई अर्थव्यवस्था अपने रोजगार के स्तर को बनाए रखते हुए या घटाते हुए विकास करती है। इट इज एन इकोनॉमिक फिनोमिना इन विच एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस ग्रोथ while मेंटेनिंग और डिक्रीजिंग इट्स लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 3। सहायता स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, पहल जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता में किस प्रकार योगदान देते हैं? ये किस प्रकार योगदान देते हैं, आपको ये बताना है। आपको ध्यान रखना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह दोस्तों क्या है? स्वयं सहायता समूह जो पहल है, भारत में एक प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये महिलाओं को बचत और ऋण के माध्यम से वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करता है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे वे क्या कर सकती हैं? अपना बिजनेस शुरू करने और उसका मैनेजमेंट करने में सक्षम हो जाती है महिलाएं। इससे उनके नेतृत्व कौशल विकास करने में उनको मदद मिलती है महिलाओं को, और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन कह सकते हैं कौन सा बेस्ट है? ऑप्शन फर्स्ट, वित्त नेतृत्व की भूमिका और निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच बढ़ाकर जो SHG पहल है, जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में लैंगिक समानता में योग मतलब कि योगदान कर देते हैं या योगदान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा, ये जो टाइटल अडॉप्ट किया था कृष्णदेव राय ने अडॉप्ट किया था। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे कृष्णदेव राय। इन्होंने कृष्णदेव राय ने मोहम्मद शाह को बहमनी सल्तनत बहाल करने के बाद यवन राज्य स्थापनाचार्य, या कहते हैं यवन, इसका मतलब क्या है? यवन साम्राज्य के संस्थापक। यवन राज्य स्थापनाचार्य का मतलब क्या है? यवन साम्राज्य के संस्थापक की इन्होंने उपाधि धारण की थी। और ध्यान रखेंगे, इसके अलावा इन्होंने और भी टाइटल अडॉप्ट किए थे, जैसे कि आंध्र भोज इनको कहा जाता था, आंध्र पितामह भी इनको कहा जाता था। ये सारे उपाधियां भी इनको दी गई थी। और इन्होंने शासन किया था 1509 से लेके 1529 तक उनका शासनकाल था। और जो माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग, इसको इसके शासनकाल को माना जाता है 1509 से लेके 1529 तक। क्या बोला जाता है इसको? विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग। ये भी आपको ध्यान रखना है। शासक का नाम क्या है जिसने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की थी या धारण की थी? कृष्णदेव राय। ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विपणित अधिशेष का सही कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ द मार्केटेड सरप्लस? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विपणित अधिशेष है जिसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस, वो हिस्सा होता है जो किसान अपने कुल कृषि उत्पादन में से अपनी खपत, कह सकते हैं परिवार की आवश्यकता, बीज, पशुओं के चारे आदि के
लिए रखने के बाद बाजार में बेचता है, उसे बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। राइट आंसर होगा कह सकते हैं ऑप्शन बी, मार्केटेड सरप्लस। क्या होगा? बराबर है किसान द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन माइनस कर देंगे कृषि उत्पादन की श्रम की खपत उसकी, जो वो खुद पे खर्च करेगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित संबंधित है इनमें से गीतम। ध्यान रखेंगे आप, गीतम कर्नाटक संगीत में संगीत रचना का एक रूप इसको माना जाता है, जो दक्षिणी भारत से जुड़ी संगीत प्रणाली है। और ये कर्नाटक संगीत में शुरुआती लोगों को सिखाई जाने वाली आधारभूत शैलियों में से एक है गीतम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए। इसको बोलते हैं, राइट आंसर होगा जिलेटिनाइजेशन। दैट इज जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस है ये। और जिलेटिनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्टार्च के जो एटम है लिक्विड में गर्म करने पर वो फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, जिससे लिक्विड है गाढ़ा हो जाता है। और इस प्रोसेस का यूज सॉस को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो प्रोसेस है ब्रेड और पेस्ट्री पकाने में भी काफी हेल्पफुल होती है। दैट इज जिलेटिनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पैरालंपिक गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली महिला का नाम है, राइट आंसर होगा अवनी लेखरा। इन्होंने एक तो ध्यान रखेंगे पेरिस पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। उसके अलावा टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिज्म में लेंस या दर्पण प्रणाली में उपयोग की जाने वाली ऑप्टिकल उपकरण को क्या कहा जाता है? कहता है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ए सिस्टम ऑफ प्रिज्म्स, लेंसेज और मिरर्स टू रिफ्लेक्ट इमेजेस थ्रू ए ट्यूब इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा, इसे कहा जाता है पेरिस्कोप। ध्यान रखेंगे, ए पेरिस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेज ए सिस्टम ऑफ प्रिज्म्स, लेंसेज, मिरर्स टू रिफ्लेक्ट इमेजेस थ्रू ए ट्यूब। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, पाल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आएगा इनमें से धर्मपाल। पहले आएगा धर्मपाल, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद आएगा धर्मपाल था, इसका टाइम पीरियड है 770 टू 700, सॉरी 810, 770 810। उसके बाद देवपाल है, देवपाल 810 से माना जाता है 850। और इसका महिपाल का भी टाइम पीरियड है 995 टू 1043। फिर लास्ट में था नेपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता के बाद से भारत को निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना करना पड़ा है? देखिए दोस्तों, सब सामना तो सारी चीजों को करना पड़ा है, इनमें से ग्लोबलाइजेशन का भी, लिटरेसी का भी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का भी, पॉवर्टी का भी। लेकिन आप ध्यान रखेंगे पॉवर्टी का आंसर करेंगे हम, पॉवर्टी निर्धनता, गरीबी का सामना ज्यादा करना पड़ा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था क्या थी? अनडेवलप थी, अविकसित थी। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर था, जिसकी उत्पादकता प्रोडक्शन क्या थी? कम थी। तो इसकी वजह से देश में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मेन फैक्टर है क्या था? गरीबी थी सबसे ज्यादा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेन होगा गरीबी निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना होती, ये ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कब की थी? 1873 में, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने की थी।
24 सितंबर 1873 में। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2024 में भारत ने स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA जिसको बोलते हैं परियोजना में औपचारिक रूप से शामिल होने का फैसला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैश बनाने के लिए कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक गठबंधन था। तो वो कौन सा है जो सबसे बड़ा डैश ये बना रहा था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ये बना रहा था वैज्ञानिक गठबंधन है जो सबसे बड़ा। ऑप्शन सी, रेडियो दूरबीन, रेडियो टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 14, दक्कन के पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहली स्टेटमेंट है पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे है, जो एक सही, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट है। पश्चिमी घाट की जो औसतन ऊंचाई मानी जाती है 900 से 1600 मीटर, जबकि पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। नेक्स्ट कहता है महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये स्टेटमेंट गलत है। महेंद्रगिरी गिरी दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की नहीं है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड़ी। कौन सी है? अन्नामुड़ी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 2024 में जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित और समन्वित किया गया था, यह स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। इसका उद्देश्य एक संदर्भ जीनोम का निर्माण करना है और भारतीयों में आनुवंशिक विविधता का अध्ययन करना था, यह भी स्टेटमेंट ठीक है। इस देश भर से भारतीय नागरिकों से 1 मिलियन जीनोम नमूने एकत्र किए जाने थे, ये स्टेटमेंट गलत है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, आत्म कथा अर्ध कथानक अर्ध कथानक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बनारसी दास, ऑप्शन डी। आप ध्यान रखेंगे, बनारसी दास जैन एक व्यापारी और कवि थे, जिन्होंने 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में आत्मकथा अर्ध कथानक लिखी थी, 1641 में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? कहते थे राइट हैंड रूल ऑफ इंड्यूस्ड करंट वाज गिवन बाय। तो ये दिया था किसने? पता ही होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है, मतलब रेगुलेट करता है? इसके लिए है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड का जो नेचुरल सोर्स होता है, ये है सिरका, जिसे बोलते हैं विनेगर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से वह पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए गद्दे के समान कार्य करता है और उनकी झटके तथा बारी चोटों से रक्षा करता है। ए न्यूट्रिएंट विच एक्ट हैज ए क्वेश्चन टू द विटल organs and protects them from shocks and external injuries is, इसका नाम आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, गद्दे की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों? फिर फैट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वसा। इस न्यूट्रिएंट
किया कहते हैं इस पोषक तत्व का नाम है वसा। जितनी चर्बी होगी वहां से कह सकते हैं प्रोटेक्शन ज्यादा होगी, चोट कम लगती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अपने स्थान से सही ढंग से जुड़ा नहीं है? अब देखिए, मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, कोची बंदरगाह केरल में है, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह तेलंगाना में नहीं है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? शेरशाह सूरी का दोस्तों वास्तविक नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के भाग 4A मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? अब देखिए, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को सुरक्षित करना, ये अपने आप में एक प्रावधान है मौलिक कर्तव्य के मतलब कि उपलक्ष्य में। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये भी है। भारत के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ा देना, ये भी है। लेकिन अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना, ये उसमें नहीं है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में। राइट आंसर ऑप्शन है। ये काम तो अच्छा है, नैतिक रूप से, सामाजिक और नैतिक रूप से ये इम्पोर्टेंट है, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करना। लेकिन ये भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से उसको इसको सूचीबद्ध नहीं किया गया है मौलिक कर्तव्य के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पेड़ मुख्य रूप से लंबी जड़ों और गूदेदार तनों के साथ फैले हुए हैं? ये होता है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां, ट्रॉपिकल थोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। इन वनों के वृक्षों ने मिट्टी की गहराई तक पानी पहुंचाने के लिए लंबी जड़ें होती हैं, और वो जड़ें फैल जाती हैं पानी खींचने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए। मतलब अपने आप को ये कंडीशंस के, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को डाल लेते हैं। दैट इज उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 25, सत्येंद्र नाथ बोस की 130वीं जयंती 1 जनवरी 2024 को मनाई गई। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। ये थे एक फेमस भौतिक विज्ञानी, मतलब फिजिस्ट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुई थी इंडिया और मलेशिया के बीच में। इंडिया और मलेशिया की जो आर्मी है उनके बीच में हुई थी 2023 में। नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। और इसका जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, उमरोई छावनी भारत में। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था, या किसका रिलेशन नहीं था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सचिंद्र नाथ बख्शी और राम प्रसाद बिस्मिल इसके संस्थापक सदस्य थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का इससे रिलेशन नहीं है, ये भी सदस्य बन गए थे अशफाक उल्ला खां। लेकिन राइट आंसर होगा किसका संबंध नहीं है? सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2022 28 नवंबर को शुरू हुआ था, जो भारतीय सेना और डाइस की सेनाओं के बीच वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था। तो ये होता है, पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2023 कहाँ हुआ था? आपको पता किनके बीच में था? भारत और मलेशिया के बीच में। तो ये 2022 का भी भारत और मलेशिया के बीच में ही था, हरुमाऊ शक्ति 2022 भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और मलेशिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है?
राइट आंसर होगा इसका सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा कम जनसंख्या पूछे तो फिर लक्षद्वीप आएगा, लेकिन ग्रोथ रेट पूछिए सबसे ज्यादा जनसंख्या की, 10 की है, वृद्धि दर सर्वाधिक है दादर और नागर हवेली की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संविधान उन्हें डैश वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, या तो 65 वर्ष की आयु तक या जो भी पहले हो। यहाँ पे आएगा दोस्तों, उन्हें 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, जो भी पहले हो, या तो 65 वर्ष पहले हो या फिर 6 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को सुमेलित करें। मैच द फॉलोइंग। अब आपको इसमें से एक भी पता है तो आप बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। जैसे मान लो आपको मोस्ट फेमस आपको पता है कालिदास, कालिदास की क्या है दोस्तों, पहले बुक में जो मालविक अग्निमित्रम किसकी है, कालिदास की है। तो इसका मतलब आपको ये पता लग गया, सी का क्या आएगा, एक आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, सी का एक आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब फिर इसका मतलब ये भी पता होगा आपको, यहाँ पे पंतजलि की कौन सी है, इनमें से पंतजलि की कौन सी है दोस्तों, पता ही होगा आपको। महाभाष्य किसकी है, पंतजलि की है। ठीक है, मतलब डी का दूसरा आएगा। तो देखो डी का दूसरा है इसमें। पाणिनि की कौन सी है, पाणिनि की है इनमें से अष्टाध्यायी, किसकी है, पाणिनि की है। और हाल की, ये है हाल की है चौथी, अष्ट ये क्या नाम है, हाल की है यहाँ पे इनमें से अष्टाध्यायी, तो ये होगी पाणिनि की, तो अष्टाध्यायी होगी। उसके बाद हाल की, ये बच गई गाथा सप्तशती, ये है हाल की। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वर्ष की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। आप ध्यान रखेंगे 2011 में था 943, उसके बाद 1951 में दर्ज किया था 946, मतलब घट गया था 2011 में, अकॉर्डिंग टू 1951। और 1991 में था 927, 1000 के ऊपर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों 1901 में था 972। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेची। ये बेची गई थी, आपको ध्यान रखना है 2023 में, 2023 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति एथिक्स कमेटी का गठन किया गया था। आपको ध्यान रखना है, आचार समिति का गठन 4 मार्च 1997 राज्यसभा के सभापति द्वारा किया गया था। राज्यसभा की आचार समिति का गठन कब किया गया था, 4 मार्च 1997 को। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में किसी भी विधानमंडल द्वारा स्थापित पहली ऐसी कमेटी थी, समिति थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997, 4 मार्च 1997। क्वेश्चन नंबर 35, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। स्टार्टिंग में थी इनकी संख्या 8 थी, 8 थी। इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 दूसरे न्यायाधीश थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ाई गई है। उस टाइम थी 1950 में। ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 36, एन चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है। इनकी पार्टी का नाम है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का नाम है, आपको ध्यान रखना है, टीडीपी।
तेलुगु देशम पार्टी। क्वेश्चन नंबर 37, 30 सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन नाटो के समूह में कितने सदस्य देश हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 32, क्योंकि 7 मार्च 2024 को स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना था, 32 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? आपको ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, 1990 के अनुसार कब की गई थी? 1992 में। अधिनियम नेशनल मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1992 में, एनसीडब्ल्यू की, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर निम्नलिखित में से किस स्थान से लाया गया था? राइट आंसर होगा इसके लिए पत्थर लाया गया था बासेन से, बसेन भी बोलते हैं इसको, बासेन से, जो प्रेजेंट में महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है, वहां से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? कहता है किस नदी के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? आपको पता ही होगा। राइट आंसर होगा इस पे ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम पे इस डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 41, पेरिस 2024 पैरालंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आपको ध्यान रखना है, प्रीति पाल और हरविंदर सिंह पेरिस 2024 पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की? आपको ध्यान रखना है, मुमताज अली एक समाज सुधारक थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की थी। उन्होंने 1898 में 1898 में महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में, आपको ध्यान रखना है, हुकूक उन निस्वान एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था हुकूक उन निस्वान। राइट आंसर होगा इन समाज सुधारक का नाम है मुमताज अली। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है? इसमें से पहला है, कौन आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है, कहते हैं 2024 में जो पेश किए गए थे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसने जगह ली है आईपीसी की। इसकी इंडियन पेनल कोड की जगह ली है भारतीय नागरिक संहिता संहिता बीएनएसएस, इसने जगह ली है जिसे बोलते थे हम सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी की जगह इसने ली है। ये भी है, ये भी है, आपको बताना कौन सा नहीं है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पैनल कोड दोस्तों, ये गलत है क्योंकि इसकी जगह तो इसने ली है बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता ने। तो ये कहता है आपराधिक कानून में पेश 2024 पेश किए गए नए आपराधिक कानूनों में से एक नहीं है। तो ये तो नया है, ये भी नया है, ये नया नहीं है। ठीक है, इसकी जगह किसने लिए? इसने लिए, ये पुराना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसने जगह ली है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो यहाँ पे ये भी एक नया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे? इसका राइट आंसर होगा इनमें से हिंदुस्तानी गायक का नाम है, शास्त्रीय गायक का नाम है बेगम अख्तर। कौन है? बेगम अख्तर दोस्तों, एक प्रसिद्ध शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायिका थी जो गजलों, ठुमरी और दादरा जैसी शैलियों में काफी इनको महारत हासिल थी।
क्वेश्चन नंबर 45, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता को निम्नलिखित में से किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूटिलिटी बी एक्सप्रेस्ड इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस? आपको ध्यान रखना है, कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण एक आर्थिक सिद्धांत है जो मानता है कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि, और इसको इसमें यूटिलिटी को, उपयोगिता को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। जैसे कि जो भी कंज्यूम किया है, उपभोग से प्राप्त संतुष्टि के जो लेवल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10, 20, 50 इन यूनिट्स का हम यूज करते हैं। राइट आंसर होगा संख्या में, नंबर्स में इसको मापा जा सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, जून 2024 में आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में अनीता वंगालापुड़ी को कौन सा पोर्टफोलियो आवंटित किया गया था? उनको मिला है, राइट आंसर होगा, मिला था होम मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब कि आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वाला डिपार्टमेंट इनको मिला था। राइट आंसर होगा गृह मंत्री वाला, गृह मंत्रालय कह सकते हैं। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री, होम मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने अटल सुरंग का निर्माण किया? आपको ध्यान रखना है, अटल सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, और ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 9.02 किलोमीटर है, और ये मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। मनाली को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, 5 देशों के कावंगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया KAZA-TFCA के सदस्यों द्वारा काजा 2024 राष्ट्राध्यक्षों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस महीने में लिविंगस्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया था? राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मई 2024। क्वेश्चन नंबर 49, निजीकरण का वास्तविक विस्तार करने के लिए भारत की 1991 की नई आर्थिक नीति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किया गया? मतलब जो प्राइवेटाइजेशन था उसका एक्सपेंशन करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए कहते हैं कौन सा एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उसमें चेंज किया गया था, परिवर्तन किया गया था, लागू किया गया था परिवर्तन। इसमें जो मेजर चेंजेस था, इसको इसका विस्तार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का, ये था सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची को छोटा किया गया था। रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 50, मई 2024 तक की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, ये आपको बताना है मई 2024 तक। राइट आंसर होगा इसका, इसमें मूल रूप से पहले कितने थे, 97 विषय थे, लेकिन अब कितने हैं, 100 विषय हैं दोस्तों। 100 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने, 100 सब्जेक्ट इसमें आते हैं प्रेजेंट में। उसके अलावा ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची में 52 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और राज्य सूची में 61 है, स्टेट लिस्ट में।